नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर होगी। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर हम दंगल करेंगे, क्योंकि आज देश के दर्शकों और बंगाल के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव नतीजों में मिली हार के बाद क्या बंगाल में ममता बनर्जी के पास पार्टी भी बचेगी या नहीं, क्योंकि पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत हो चुकी है। 80 में से करीब 60 विधायक बगावत कर चुके हैं, अपना अलग नेता विपक्ष और चीफ विप चुन चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक की मुखालफत कर रही है। पिछले 48 घंटे में पार्टी ने सिर्फ एक फैसला किया है कि सभी कमेटियां भंग कर दी गई है। टीएमसी का रुख है कि कथित तौर पर बागी गुट जिस ऋतव्रत और संदीपन को नेता विपक्ष और उपनेता चुन रहे हैं, वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं और इसीलिए उनकी मान्यता नहीं हो सकती। और बाकी विधायकों का जो समर्थन है वो तरह तरह के दबावों के कारण भले ऋतव्रत के साथ दिख रहा हो, लेकिन टीएमसी में ममता के नेतृत्व के खिलाफ अभी तक कोई भी चैलेंज नहीं है। पार्टी अपनी बात कह रही है, लेकिन दुनिया को राइटिंग ऑन द वॉल साफ नजर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाल हुआ, ठीक उसी तर्ज पर अब तृणमूल कांग्रेस की सियासत भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला फिलहाल अदालत तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी विधायक दल में ही बगावत हुई है। सांसदों की ओर से यह सुगबुगाहट चल रही है कि जैसे काकोली घोष ने पार्टी छोड़ने के बाद से ही अभी और खबर नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत की आग संसदीय दल तक पहुंचती है तो जरूर टीएमसी के लिए अदालत और चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाना मजबूरी हो जाएगा। बंगाल में आगे क्या होने वाला है? ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाएंगी या भतीजा? टीएमसी को कांग्रेस जो ऑफर दे रही है उसके पीछे की सियासत आखिरकार क्या है? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त भी आ रही है कि बंगाल में टीएमसी के अंदर बड़ी टूट का दावा किया गया है। जो माना जा रहा था, बंगाल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय का बयान आ चुका है। उनका यह कहना है कि बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में इससे पहले ही 80 में से 60 विधायकों ने जो अभिषेक बनर्जी ने जिन्हें चुना था, उन्हें नेता विपक्ष न मानने का फैसला लिया। और अब सुखेंदु राय, बंगाल में टीएमसी के जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी फूट हो चुकी है। অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে Bengal is not being released for the NCC. पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभनदेव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत, चीफ विप दो हैं। ममता के चीफ विप फिरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ विप अकरुज्जमा, उपनेता विपक्ष 6 हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी। बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा। मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी। इस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया, वो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई। विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई। आरोप है कि इसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए जिसकी सीआईडी जांच चल रही है।
अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अलग गुट को दल बदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है। बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं। और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है। Hitherto associated with the Trinamool suddenly went and joined the BJP, and most of them are not people we consider as worthwhile additions to the political culture. I think many of them are tainted, many of them are people who are responsible for the syndicate Raj, etc. So Shomik has quite rightly pointed out that we are not going to take anyone. मैं तो ये से दावा करूंगा कि बंगाल में जितने आम कार्यकर्ता है दूसरे सारे पार्टियों की, खासकर सत्तारूढ़, खासकर टीएमसी पार्टी, उन सबको मैं जरूर ये सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अगर कुछ करना है तो सब कांग्रेस में शामिल हो जाइए। कांग्रेस आपके लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया। अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए। कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया। बंगाल में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी, बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी, बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है। वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से। इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं। हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया। ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि यह बात तो साफ है कि 2 गुट आप सामने आकर यह कह रहे हैं कि हम ही असली नेता है तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के भीतर, लेकिन रास्ता वही नजर आ रहा है। जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ, तृणमूल कांग्रेस भी उसी रास्ते पर जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या राजनीति है इसके पीछे, कब तक ये चलता रहेगा? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, पूर्व सांसद है राज्यसभा के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे और अभी तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की तरफ से इसमें अपनी भूमिका रखेंगे और प्रसून आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार है, कोलकाता से इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं हमारे पैनल के सामने हमेशा की तरह रखूंगा। पहला सवाल, अभिषेक के खिलाफ बगावत के बाद ममता टीएमसी क्या बचा पाएंगी? क्योंकि बगावत करने वाले कह रहे हैं कि हमारी बगावत तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, ममता के खिलाफ नहीं है, ममता अभी भी हमारी नेता है। तो क्या पार्टी बचा पाएंगी ममता बनर्जी? पार्टी से निकाले जा चुके ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है क्या? क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर कह रहे हैं कि वही नेता विपक्ष है, जबकि टीएमसी कह रही है उन्हें तो पार्टी से निकाल दिया था, कैसे उन्हें आप नेता विपक्ष चुन सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या विधायक दल में बड़ी टूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी टूट का खतरा बढ़ गया है? क्योंकि परिसीमन विधेयक एक बार फिर सरकार सोच रही है कि इस मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस करेगी। बहरहाल इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता से, विधायक दल के फूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी दरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। सुखेंदु शेखर राय ये कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक दल के बाद अब पार्लियामेंट्री पार्टी में भी फूट पड़ सकती है, संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ये तो दिखाई दे रहा था कि विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी तक खुलकर लोग सामने भी नहीं आ रहे, क्या खबर क्या है? पहले
बिल्कुल साहिल, अभी तक जो नाम सामने नहीं आया है, लेकिन शुकेंदु शेखर राय काफ़ी एक्सपीरियंस सीजन्ड कैंपेनर माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में, इतने साल के सांसद है। वो अब ये कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे पार्टी के साथ है ही नहीं। हालांकि ऑफिशियली वो अभी भी राज्यसभा के सांसद है और वो कह रहे हैं कि वो अपना रुख कुछ दिनों में साफ कर देंगे। क्या वो पार्टी से रिजाइन करेंगे, क्या वो अपने पद से रिजाइन कर देंगे राज्यसभा से। लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में उनका ये कहना है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में जो सांसद है उनमें भी दरार दिखने को मिल सकता है और वो पार्टी से निकल सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला अब देखने को मिला था पश्चिम बंगाल विधानसभा में, वही फॉर्मूला का रेप्लिकेशन अब लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है। तो 42 सांसद है लोकसभा और राज्यसभा पकड़कर तृणमूल कांग्रेस के, 24 उसमें से लोकसभा में और 18 राज्यसभा के भीतर है। किस तरीके की टूट नजर आ रही है, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस? देखिए, शुकेंदु दा का माने तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में राज्यसभा और लोकसभा मिला के सांसद निकल सकते हैं पार्टी से। और अगर वो निकल जाएं तो वो क्या करेंगे? क्या वो अलग से इन विधायकों के साथ जुड़ के इलेक्शन कमीशन में ये मांग करेंगे कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है? क्या उस तरफ बढ़ रही है खेल? कहीं ना कहीं इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो नेक्स्ट मूव है वो लीगल मूव हो सकता है। वो ये चाह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिशियली बता दे पश्चिम बंगाल विधानसभा से कि किस नीति के तहत, किस लीगल प्रोविजन के तहत उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी को एलओपी के जो पद है उस पद पे उन्होंने नॉमिनेट किया है। क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी को एक्सपेल कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस से। वो तृणमूल में है ही नहीं। तो अगर वो है नहीं तृणमूल में, तो वो कैसे 58 लोगों का सिग्नेचर लेके ये क्लेम कर सकते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का एलओपी बनेंगे? क्या स्पीकर के तरफ से तृणमूल कांग्रेस जो ऑर्डर दिया गया है, जो इस पे फैसला दिया गया है, क्या उसकी कॉपी अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है क्या? क्योंकि आमतौर पर विधानसभा के स्पीकर जो भी फैसला देते हैं ऐसे मामलों में उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, पब्लिक किया जाता है। कहा जाता है कि हम ये कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर का इस पर रूलिंग भी आ चुका है। तो क्या कारण है कि ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता मान लिया गया है? सिर्फ विधायकों की बहुसंख्या के नाम पर ही उनको नेता चुना गया है, ये कह रहे हैं स्पीकर का ऑफिस? देखिए, अभी तक स्पीकर से इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है। रतिंद्र बोस स्पीकर वो दिल्ली में थे एक दिन के लिए, महज एक दिन के लिए। कल वो कोलकाता आए थे और पूरा जो ड्रामा हमने देखा विधानसभा में, और फिर आज वो दिल्ली चले गए हैं। अभी तक औपचारिक तौर पे स्पीकर के ऑफिस से कुछ भी बताया नहीं गया है। ऋतुव्रत बैनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये दावा किया कि स्पीकर ने उनको मान लिया है, क्योंकि उनको दफ्तर की भी चाबी दे दी गई है कि आप वहां पर बैठ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस की। नजर बनाए रखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली वो शायद अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, 1 महीना हुआ है सिर्फ, अब तो सिर्फ विधायक दल में फूट थी, अब तो संसदीय दल की भी बात हो रही है। नहीं, देखिए ये जो विधायक दल की जो फूट है उसकी आप जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि असली चेहरा कौन है, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, इस मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने लेटर दिया था कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सोमन देव चट्टोपाध्याय है। 15 मई को जब भाषण हुआ तब भी वो थे सभा के अंदर, और अचानक से एक दिन में सुबह लेटर जमा होता है और 4 बजे उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है ऋतुव्रत बैनर्जी को। तो इसमें तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है इसके अंदर में। उनके बिना ये हो ही नहीं सकता। जब 2 पार्टी अगर आपके चैनल आपके पास आ रही है तो आपके पास और भी रास्ते थे, आप डिस्कस करते, आप एक लेटर लिखते चेयरपर्सन को पार्टी की, क्योंकि ये मुद्दा एक पार्टी का है। लोकतंत्र में क्या है, उसके जो नीटिग्रिटीज है, टेक्निकलिटीज है, कानूनी बातें हैं स्वयं प्रकाश जी, उस पर मैं जाऊंगा क्योंकि उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में भी हमने इस बात को देखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मुझे यह जानना है, देखिए जो मुझे पॉलिटिकली समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अब विधायक ये कह रहे हैं कि जब तक ममता बनर्जी जीत रही थी वो जो बोल रही थी हम आंख बंद करके उसको मान रहे थे, लेकिन अब वो हार चुकी है। अब वो अपनी मनमानी पार्टी के भीतर नहीं कर सकती। अब जो हम बोलेंगे वो भी उनको ध्यान में लेना होगा, वो भी उनको मानना होगा, हमारी राय भी कहीं ना कहीं पूछनी होगी। अभिषेक बैनर्जी का डिक्टेट पार्टी के भीतर नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं विधायक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ना, ऋतुव्रत बैनर्जी जब वामपंथी शासन में थे ना, तब भी ममता बनर्जी वैसे मानसिकता के लोगों से लड़ी थी। और आज वो जिस टोन में और जिस भाषा में बोल रहे हैं ना, उनके अंदर का वही वामपंथ जाग गया है। वो उसी भाषा में बोल रहे हैं कि आप हमारे एडवाइजर बन जाइए। ममता बनर्जी को आप एडवाइजर सोच रहे हैं? 1984 से जिसने जीवन जिया है, संघर्ष का जीवन जिया है,
बहुत बार ऐसा हुआ है, ममता बनर्जी नहीं रही। 1979 में, 89 में ममता बनर्जी हारी थी, 91 में दोबारा जीती थी लोकसभा का चुनाव, 2 साल नहीं रही थी। तो इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी की पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, वो मां माटी मानुष से रिलेटेड है, डायरेक्ट कनेक्ट विद द कर्मी ऑफ द पार्टी। ये जो नेता बने हैं, जो भी नेता है, चाहे वो स्वयं प्रकाश पुरोहित है, अगर वो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस का, तो वो ममता बनर्जी को अगर गाली देना है नहीं, तो आप बगावत तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ है ना। बगावत तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ है। सब लोग ये कह रहे हैं, जो भी कोई बगावत कर रहा है वो कह रहा है अभिषेक बैनर्जी हमें मंजूर नहीं है। काकोली दस्तेदार वही कह चुकी है, ऋतव्रत बैनर्जी वही कह चुके हैं, विधायक आपके वही कह चुके हैं, संदीपन साहब वही कह चुके हैं। तो ममता बनर्जी अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ सुनने को तैयार क्यों नहीं है? सुन लीजिए, जाने वाले को जाने का बहाना चाहिए। अगर आपको ये चैनल छोड़ के दूसरे कोई इंटरनेशनल चैनल में जाना है या बड़े चैनल में जाना है, तो आपको कोई भी मुद्दा एक आप उठा लेंगे कि भाई मुझे इस कारण से मैं छोड़ रहा हूं, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब जिनको जाना है उनको पता है, अगर ऋतुव्रत बैनर्जी जीत करके आते हैं, बात यह है स्वयं प्रकाश जी, 80 में से 60 लोग एक ही बहाना देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पूर्व सहकारी रह चुके हैं, आपके साथ काम कर चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। ये बहाना है शांतनु जी, जो कहा जा रहा है स्वयं प्रकाश पुरोहित की तरफ से कि यह बहाना दिया जा रहा है, या सचमुच में यह बहाना है, या आपको लगता है कि पार्टी हारने के बाद अब विधायक कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी का हुक्म नहीं चलेगा, अभिषेक बनर्जी का हुक्म नहीं चलेगा, हमारी बात भी सुननी पड़ेगी? देखिए, पहला बात है, जो लोग राजनीति करता है, राजनीति किसके लिए करता है? जनता जनार्दन के लिए। तो जनता जनार्दन जो राय देता है उसको मानना चाहिए। हम जब जीतेंगे हम बोलेंगे कि हम जनता का राय में जीता है, और जब हार गया, इलेक्शन चुनाव का प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ सवाल रह सकता है, उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, लेकिन पब्लिक का मैंडेट आपको मानना पड़ेगा। आप स्टेट मेरा इशू में लाइए, आइए। डॉक्टर शांतनु सेन ऐसा नहीं है कि चौथा में बीजेपी जीत गया, तृणमूल पूरी तरह हार गया बोल के अभी आवाज उठा रहा है। डॉक्टर शांतनु सेन अभी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन हम वही आदमी है जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी 2023 एंड 2024 में जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिमालयन करप्शन हुआ था, उस सबका दस्तखत लेके, सबका डॉक्यूमेंट लेके हमने नवान्नों में रेल डिपार्टमेंट में दिया था, चीफ मिनिस्टर को, दिदेन चीफ मिनिस्टर को हमने दिया था। जब अवाया इंसिडेंट हुआ था तब मैंने और मेरा बीवी, जो अभी फिलहाल सिटिंग काउंसिलर है कलकत्ता कॉर्पोरेशन का, जो एक डॉक्टर है, हम लोगों ने आवाज उठाए थे। आपके जैसे कई लोग हैं जो पहले भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अभी जो लाइन लगी हुई है, मेरे को खत्म करने दीजिए प्लीज। लेकिन हुआ क्या, हम जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट दिया उसको प्राइस पोस्टिंग कर दिया गया और मेरे को वहां से निकाल दिया गया। हम आवाज उठाया, साज बोला बोल के हमको सस्पेंड कर दिया गया 14 महीना के लिए। और सबसे बड़ा बात है, जो मेरा ओनली डॉटर है, जो उस टाइम वहां पर मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी, उसको, उसका जिंदगी मिजरेबल कर दिया गया। और फाइनली मेरे को डराया गया, अगर तुम इसके बाद भी ज्यादा कुछ बोलोगे तो हम लोग देख लेंगे तुम्हारा डॉटर कैसे डॉक्टर बन पाए। तो आफ्टर ऑल आई एम ए फादर फर्स्ट, इसलिए मेरा डॉटर का करियर के बारे में सोच के फाइनली मेरे को चुप रहना पड़ा। लेकिन ऐसा सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं, बहुत सारे जगह में ऐसा है जो करप्शन का खिलाफ बात उठाया, डॉक्यूमेंट लेके सबमिट किया, बोला कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई तो दूर की बात, जो लोग करप्ट था उनको प्राइस पोस्टिंग दिया गया, और जो लोग करप्शन के बारे में बात किया उनको तो जो अभी जो दिख रहे हैं शांतनु जी, जो अभी दिख रहे हैं 80 में से 60 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है? वो कौन है? एक मिनट, ये लोग कौन है? वो तृणमूल से जीता हुआ एमएलए है, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में नंबर मैटर्स। हमको नहीं लग रहा है कि वो लोग अब तक जो किया है, कल परसों से लेकर आज तक जो किया है, वो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर मान के किया है। ऐसा नहीं है कि किसी और का साइन, एक्स का साइन वाई कर दिया, राम का साइन ने रहीम शाम कर दिया, ऐसा तो नहीं है। पर हमने सोशल मीडिया में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है, वो लोग फिजिकली जाके पेपर सबमिट किया स्पीकर का सामने। इसके बाद स्पीकर अगर इसको, क्या आपको लगता है कि अब पार्टी खत्म हो जाएगी? चुनाव में हार के बाद शांतनु जी, आपको लग रहा है कि पार्टी खत्म हो रही है, अभी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी एक तरीके से? मेरा कहना यह है, जो 6 महीना 1 साल में होना था,
जबरदस्ती ये बोलने के लिए कि हमने हारा नहीं है, हमने ये हार को मानता नहीं है, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, ये सब कहने के लिए, और पिछले जो करप्शन है, वो करप्शन का सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करके जो लोग करप्ट था उनको और भी प्राइस पोस्टिंग देने के लिए, इसका नतीजा ऐसा हो गया कि जो 6 महीने में गिरने वाला था स्वयं वो 1 प्रकाश जी, महीने में गिर रहा है। गलत लोगों को सिलेक्ट करने के वजह से दीदी को इस बगावत का सामना करना पड़ रहा है। जो ऋतव्रत बनर्जी आज नेता विपक्ष वहां पर बने हुए हैं, सीपीएम के खिलाफ बगावत करके आपके पार्टी में आए थे, आपने पार्टी में उनको प्राइम पोस्टिंग दी। शांतनु सेन क्या कह रहे हैं सुन लीजिएगा आप, और उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। वही अगुवाई कर रहे हैं आपके बगावतखोरों की, और कह रहे हैं कि दीदी को अब चीफ एडवाइजर बना दीजिएगा, मार्गदर्शक मंडल में भेज दीजिएगा। पार्टी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वयं प्रकाश जी तो सुनिए ना, पिछले 3 मिनट में शांतनु दया ने जो भी बात कही, शांतनु दा ने, उन्होंने एक बार भी अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया। देखिए दिलचस्प है ना, दिलचस्प है। किसी को अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, तो इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, ये ऐसे शब्द है ना, ये बहुत बहुत धैर्य रखना पड़ता है इसके अंदर में। जब आदमी का व्यक्तिगत आघात होता है ना, इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे ऊपर व्यक्तिगत कुछ हुआ, अब इनकी व्यक्तिगत वहां के स्थानीय किसी नेता से लड़ाई है, वो पॉलिटिकल 1:1 दो नेताओं की लड़ाई है। हर नेता की, एक माँ का क्या रोल होता है, घर में अगर 2 बच्चे लड़ते हैं तो 2 बच्चों के बहला फुसला के उन्हें शांत किया जाता है। ममता बनर्जी भी वही करती थी कि चलो बुला, मगर अब इनका राज्यसभा दोबारा इनको नहीं भेजा गया, इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। ऋतुव्रत बनर्जी को भी राज्यसभा से विधानसभा लड़वा दिया गया। राज्यसभा लड़े वो विधानसभा से, तो सॉरी, मतलब आप ऋतव्रत बनर्जी को राज्यसभा भेज चुके हैं, लेकिन शांतनु सेन जिन्होंने आवाज उठाई आरजी कार विक्टिम के लिए, उन्हें आपने राज्यसभा से हटा दिया। इसी का तो नतीजा भुगतना पड़ रहा है स्वयं प्रकाश जी। शांतनु जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? एक मिनट, शांतनु जी को पहले एक्सपेल कर दिया गया था, राज्यसभा चुनाव के पहले ही एक्सपेल कर दिया गया था इन्होंने। देखिए पार्टी की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर वो देखिए एक बात मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को मेहरबानी करके बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिएगा। शांतनु जी जवाब दीजिएगा। स्वयं प्रकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा छोटे भाई है, उसका साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोलता भी है। लेकिन हम स्वयं प्रकाश जी को ये बोलना चाहूंगा कि उस टाइम ममता बनर्जी अगर ये कोशिश, आप बोला ना कि आपस में लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, तो ममता बनर्जी और पार्टी का लीडरशिप का यह ड्यूटी था कि दोनों को बिठाया के मिलमिट कर दे, वो नहीं किया। और जहां तक आरजीकर का सवाल है, ये जानिए, आप पूछिए गौतम सन्नाल जी को, पूछिए नारायण स्वरूप निगम को, पूछिए उस टाइम हमने कोई भी पेपर, कोई भी जर्नलिस्ट को नहीं दिया था। हमने पूरा डॉक्यूमेंट लेके गौतम सन्नाल जी को जाके 99 में दिया, जो ममता बनर्जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हमने नारायण स्वरूप निगम को दिया। हो गई वो बीत गई, जरा अभी के राजनीति पर आते हैं। शांतनु जी मुझे यह पूछना है कि जो विधायक आज बगावत कर रहे हैं, क्या सचमुच में वो तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, या धीरे धीरे खिसक के भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल होना चाहते हैं? फिलहाल तो ये हम देख रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, वॉट एवर माइट बी द वे, बट दे आर एबल टू कलेक्ट 60 MLAs विद देम। 80 MLA के अंदर 60 MLA को इकट्ठा कर लिया गया, और ये आपको तो मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी, आपको लगता है कि पार्टी के भीतर इतना गुस्सा था कि एक महीने के भीतर 60 विधायक इकट्ठा कर लिए? आप भी तो राजनीति इतने साल से देख रहे हैं शांतनु जी, आपको लगता है इतना आसान है एक महीने के भीतर 60 विधायक एक साथ आ जाए और बगावत कर दे चुनाव के नतीजे आने के बाद? आप मेरे को बोलने दीजिए मेहरबानी करके। हम लोग जो ममता बनर्जी, मैं भी सवाल पूछूंगा ना आपसे। नहीं सर, सवाल भी तो पूछूंगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं भी तो सवाल पूछूंगा ना, मैं भी आज की पॉलिटिक्स पर बात कर रहा हूं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, आपका काम अपने कर रहे हैं, हम एक ही बात बोल रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ममता बनर्जी जिसका एक बुलावे पर लाखों लोग रास्ता में उतर जाते थे, ममता बनर्जी का एक फोन के लिए सब इंतजार करते थे। वही ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रही है तो 80 के अंदर 17 MLA जा रहा है। वही ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रहा है तो 42 MPs के अंदर 3 MP जा रहा है। और आपको आंकड़ा थोड़ा गलत था, एक्चुअल आंकड़ा है हमारा 29 लोकसभा है, 13 राज्यसभा है। आप 24 और 18 बोला था, वो ठीक नहीं है। हाँ, और ममता बनर्जी रास्ते में बैठ रहा है धरना में, उसमें सिर्फ 7 MLA है और 2 MP है। ये तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। ममता बनर्जी में रास्ता में आ गया मतलब वो रास्ता दूर दूर तक ब्लॉक हो जाता था। अभी इसका नतीजा ऐसा हो गया, इसमें तो ये मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी से लोग खफा, ये बात तो नजर आ रही है,
लेकिन आप मुझे बताइए, कोई दूर दूर से आपका कोई लेना देना है नहीं ना, मतलब इससे, क्योंकि जब भी इतनी बड़े संख्या पर बगावत दिखती है तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि दूर से अदृश्य हाथ कुछ काम कर रहा है। लेकिन अदृश्य हाथ के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमने ये अब देखा है कि अदृश्य पिछले नहीं, प्रेम शुक्ला जी से अदृश्य सवाल हाथ है। को लोग तलाशते रहे। पिछले एक महीने में जिस साहिल जी, तरीके से अदृश्य नया हाथ सरकार- को लोग जो है नया चीफ मिनिस्टर माइक्रोस्कोप सुरेंद्र लेकर अधिकारी के तलाश नेतृत्व सकते में हैं, काम ये कर उनका रहा है। संवैधानिक अधिकार हमको है। लग रहा है कि आने वाला लेकिन समय मुद्दे में- की बात यह है कि सुश्री ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाती हैं, उसमें 20 विधायक जाते हैं। ऋतुप्रता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाते हैं, उसमें 60 विधायक जाते हैं। तो 60 विधायक अगर ममता बनर्जी के बुलाने पर नहीं जाते और ऋतुप्रता बनर्जी के बुलाने पर जाते हैं, तो संविधान के आलोक में विधायक दल का नेता किसको माना जाएगा? संविधान के आलोक में संसदीय नियमों के तहत विधायक दल का नेता तो वही होगा जिसको विधायक दल में बहुमत प्राप्त होगा। तो 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त व्यक्ति को संविधान के आलोक में विधायक दल का नेता माना जाए कि नहीं माना जाए, सवाल ये पैदा होता है। लोकतंत्र में बहुमत शुक्ला का जी। महत्व है कि नहीं है? लोकमत में बहुमत का महत्व माना शुक्ला जाए, जी। समाप्त कर दिया जाए कि लोकमत में नहीं बहुमत नहीं, का कोई बिल्कुल मतलब माना नहीं जाना है। चाहिए, लेकिन जो कुछ एक तानाशाह संवैधानिक कहेगा वही चीजों को होगा। नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेम शुक्ला जी, संवैधानिक चीजों को क्या नजरअंदाज नहीं किया जा नजरअंदाज? सकता। क्या नजरअंदाज हो आपको रहा तो है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट याद है, नजरअंदाज क्या हो आपको रहा है? याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। मैं आपको जरा सुना देता हूं एक बार। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस बारे में बड़ा क्लियर है कि स्पीकर को क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायक दल की ओर से। विधायक दल के बहुमत के आधार पर पार्टी के विधायक दल का नेता और व्हिप नहीं चुना जा सकता। 11 मई 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने आदेश में, अपने ऑर्डर में यह बात साफ लिखी हुई है। तो मुझे यह समझने की कोशिश करनी है कि लेकिन ये आपके जो कृपा- स्पीकर है हाँ, उन्होंने तुमने अच्छा कैसे यह आपका- माना कि ऋतुव्रत बैनर्जी की पार्टी असली राजनीतिक पार्टी है, जबकि पार्टी का असली कम्युनिकेशन पार्टी के कृपा नेशनल करके जनरल बताइए। सेक्रेटरी की तरफ से किया गया था, प्रेम शुक्ला जी, और वो पार्टी से एक्सपेल भी हो चुके एकनाथ हैं शिंदे ऋतुव्रत बनाम बैनर्जी। एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि विधायक दल का जिसके पास बहुमत होगा वो विधायक दल का नेता होगा? ये माना है कि नहीं माना है? नहीं माना है, एकनाथ नहीं माना शिंदे है, को विधायक दल का नेता माना गया नहीं माना है। माना गया है। नहीं माना है। धनंजय चंद्रचूड़ आप जो का कह ऑर्डर रहे हैं यही उस है। आधार पर नहीं माना है। यही माना है। नहीं, आप जो विधायक कह रहे हैं दल उस का आधार नेता पर नहीं माना माना है। है। देखिए, मेरे पास बहुमत के कोर्ट का आधार ऑर्डर पर। है सर, मेरे बहुमत पास के कोर्ट का आधार ऑर्डर पर है। माना है। कोर्ट का हाँ, ऑर्डर मैं कोर्ट का आपको ऑर्डर पढ़ के दिखाइए। बताता हूं। दिखाइए कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ, पढ़ के सुनाइए। कंक्लूजन में कोर्ट का ऑर्डर है। जी। कंक्लूजन में जो मैंने आपको पढ़कर बताया, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, जब पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायक दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर करने का निर्देश भी राजनीतिक दल द्वारा ही दिया जा सकता है, न कि विधायक दल की ओर से। और अगर स्पीकर को कॉन्फ्लिक्ट के स्थिति में, डिस्प्यूट के स्थिति में यह तय करना है कि कौन विधायक दल का नेता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि असली राजनीतिक पार्टी कौन है इन दो गुटों में से। यह कैसे तय हुआ कि ऋतुव्रत बैनर्जी का गुट यह असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी है? निर्वाचन आयोग ने तो स्पष्टता से कहा कि जो विधायक दल का नेता होगा, ये देखिए, हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं अधिक ऑर्डर की संख्या होगी, कॉपी। वही पार्टी होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टता से कहा कि चूंकि एकनाथ शिंदे के पास अधिक विधायकों का, जो 2/3 से अधिक हैं, उनका समर्थन है, और जो निर्वाचित विधायक हैं, निर्वाचित विधायकों को जो मिला वोट है, उसके आधार पर ही दल तय होगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे को उसने जो है शिवसेना का प्रमुख माना। ये निर्वाचन आयोग का निर्णय, और निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय ने हम पलटा स्पीकर की नहीं। बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, अभिषेक ऐसे मत में- करिएगा। हम स्पीकर की नहीं, बात नहीं, कर रहे सुनिए हैं। तो मेरी बात। स्पीकर मैं ने तो- बाकायदा इस अरे पूरे भाई, मामले पूरी पर सुनवाई समग्रता में की, देखा और उसके जाएगा बाद ना। उन्होंने माना कि एकनाथ शिंदे वाले गुट जो है वही असली राजनीतिक पार्टी है, और इसी के आधार पर उनको विधायक दल का है नेता ना। माना गया था। लेकिन किसी भी तर्ज पर सिर्फ ना। विधायकों की और बहुसंख्या के निर्वाचन आधार आयोग को नहीं पर माना जाए। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता नहीं माना गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात साफ हो चुकी है। 11 मई 2023 का आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं। तो समझने की कोशिश यही है कि कल अगर अदालत में इस मामला अगर चैलेंज किया जाता है तो क्या सफाई दी जाएगी इस पूरे मामले पर? हाँ तो जाए ना अदालत। नहीं, वो स्पीकर तय करेगा, वो निर्णय स्पीकर लेगा। क्या स्पीकर को जवाब देना ये तय तो स्पीकर करेगा ना, और स्पीकर संविधान के आलोक में करेगा, और संविधान के आलोक में जो निर्णय होगा वही अदालत में स्वीकार होगा। तो संविधान के आलोक में क्या निर्णय लिया जाए, सदन में फिर किसका विप चलेगा? तय नहीं करेंगी। बीजेपी के हिसाब से किसका विप चलना चाहिए? तो फिलहाल जो है ममता बनर्जी की पार्टी का या ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी का? बहुमत का चलना चाहिए। ऋतुव्रत बनर्जी के पास 60 विधायकों का समर्थन है और विधायक दल के नेता ऋतुव्रत बनर्जी हैं। ऋतुव्रत बनर्जी की बात चलनी चाहिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी की राय है। देखिए बहुत अच्छी बात है। बीजेपी कह रही है इनके कि हिसाब से ऋतुव्रत बनर्जी को ही वो नेता विपक्ष मानेंगे। नहीं, ऋतुव्रत बनर्जी जो बात बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी और अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, उनकी बातों का कुछ टांग मुंह नहीं है। देखिए ऋतुव्रत बनर्जी जो बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि वो अवैध रूप से बने हैं, इलीगल तरीके से बने हैं। उनका जो ये नियुक्तिकरण भी हुआ वो भी अवैध है और इट्स सब्जेक्ट ये कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया जाएगा। इसके अंदर में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोनों लेटर में साइन किए हैं, बहुत से लोगों को डराया धमकाया गया है, बहुत से लोगों के केसेस हैं, उनके ऊपर उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मुद्दा है अभिषेक बनर्जी की वजह से वो लोग जा रहे हैं। मुझे बताइए 2000 एक मिनट चाहिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए प्रेम जी। 2011 में अभिषेक बनर्जी ने की है। अरे रुक जाओ ना भाई, अरे सुन लो ना भाई। और इसलिए क्रिमिनल केस होगा। अजीत पवार बनर्जी ने एक और क्राइम कर दिया है। अरे भाई मेरे सुन लो ना, अभिषेक बनर्जी एक अपराध 2011 में जब का और जुड़ अरे आपने भाग मुकुल भाग भी कहा था, आपने भाग शुभेंदु भाग भी कहा था, आपको याद दिला देता हूँ। आप कितने बेशरम लोग हैं, आपने भाग मुकुल कहा भाग, और उसे पूरे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अरे बोला है, अरे भाग शुभेंदु भाग मुकुंदू भाग भी आपने कहा। बेशर्मी आपके चेहरे से छलक रही है। आप लोग छलावा करने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। देखिए शकुनी की चाले, शकुनी जो चाल चल रहा है ना, चलिए ये जब झगड़ा चल रहा है, एक मिनट जरा दोनों को शांत करिए, दोनों को नहीं, जरा दोनों को शांत करिए। ये सब झगड़ा चल रहा है ना, तब कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी वहां पर दूर देख के इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में से कुछ लोगों को, टीएमसी में से कुछ लोगों को हम भी उठा सकते हैं क्या? सही है ना मीता जी? वो बयान दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। अगर गुस्सा है ममता बनर्जी से तो कांग्रेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है इस पूरे बगावत के बीच। देखिए पहली बात शाहिल जी, कांग्रेस को तोड़ के टीएमसी का फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। तब उसके पहले एक वक्त हुआ करता था जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल स्टेट कांग्रेस में यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। पर अगर तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या कोई जो बीजेपी के खिलाफ सच में इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए तो कांग्रेस की दरवाजा हमेशा से खुला है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर एक स्टेट में अगर बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ कोई जंग लड़ रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। पहली बात तो ये दरवाजा खुला किसके लिए है? मतलब आप ये कहने की कोशिश करिए कि टीएमसी को अब मर्ज हो जाना चाहिए कांग्रेस के भीतर। नहीं, मैं डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए, और अगर वो साफ है, वो करप्ट नहीं है, तो उनके लिए हमारी दरवाजा खुला है। दूसरी बात मैं ये बोल दूं कि पिछले असेंबली इलेक्शन में 2 करोड़ 60 लाख, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इतने वोट्स मिले थे टीएमसी को, और बीजेपी को मिले थे 2 करोड़ और 90 लाख वोट्स। मतलब डिफरेंस था 30 लाख का। तो जो 2 करोड़ 60 लाख वोट्स टीएमसी को मिले थे वो दोस वर क्लियर वोट्स अगेंस्ट बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स। अभी ये जो तमाम लोग अभी चुन के गए हैं वो लोग इंडिपेंडेंट एमएलए तो है नहीं, वो लोग टीएमसी के लीडरशिप के अंडर ममता बनर्जी का नाम देके, ममता बनर्जी का टीएमसी का सिंबल के साथ सहारे वो लोग चुन के गए हैं। अभी ये मैं मान सकती थी अगर वो चुनाव के पहले वो अगर रिवोल्ट करते या बोलते कि अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, ममता बनर्जी का ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। पर चुनाव हो जाने के बाद
ये सब बोलना और एक महीने के अंदर ये 60 एमएलए का ये रिवोल्ट करना, क्या ये समझ ले कि इसमें कोई ईडी का हाथ नहीं, कोई सीबीआई, सीआईडी, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग सारे के सारे 60 मीता चक्रवर्ती जी, मीता जी, ऑर्गेनिकली मीता जी, एक मिनट, सारे के सारे 60, सारे के सारे 60, सारे के सारे 60 सिर्फ ईडी के डर से? किसी को भी देखिए, नाम बड़े बड़े जावेद खान जैसे विधायक में देख रहा हूं यहाँ पर। टीएमसी एमएलएस के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केसेस है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केसेस है, काफी सारे करप्शन के चार्जेस है। तो अगर ये लोग अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे, अगर आप ऋतुब्रत बैनर्जी का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बहस के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली मीता जी, बहस के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली, लेकिन एक बात का सच्चा जवाब दीजिएगा। यहां पर स्वयं प्रकाश पुरोहित भी देख रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी देख रहे हैं, और कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार भी इसको देख रहे हैं, और तमाम दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं। सच्चा जवाब मुझे चाहिए इस बारे में। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में अगर टीएमसी टूट के कगार पर खड़ी है, आपने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने या 30 लाख वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को पहली बार यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही है कि टीएमसी जिस तरीके से बिखर रही है लगातार 1 महीने के भीतर, कांग्रेस पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ना आपको? देखिए शाहिल जी, कल मैं आपके चैनल में आज तक में भी और दूसरे एक टाइम्स नाउ में भी मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, कर्मा इज अ फनी थिंग, यू नेवर नो व्हेन वन कैचेस अप विद वंस कर्मा। तो ये जी, एक मिनट मैं आपके नेता से ही पूछ लेता हूं। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं ये पूछ लेता हूं। अधीर रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले तो मुझे यह समझना है, क्योंकि आपने ओपनली न्योता दिया हुआ है तृणमूल कांग्रेस में जो खफा लोग हैं उन्हें, कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइएगा। कई लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के भीतर वो जीत सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को अपने पास ले सकते हैं। क्या यह बात सही है? टीएमसी पार्टी में जितने सारे लोग हैं, सारे लोग जन तो भ्रष्टाचार नहीं किए हैं ना। जरूर तृणमूल पार्टी में भ्रष्टाचारियों की कोई कमी नहीं होंगे, लेकिन सारे तृणमूल पार्टी के जितने समर्थकों ने है, जितने कार्यकर्ता है, मैं ये नहीं मानता सारे भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं। तो मैंने उसी लोगों को यह कह रहे थे कि अभी तृणमूल पार्टी की इस हालत को देखते हुए शायद जैसे कि आम लोगों के साथ साथ सारे वर्कर जो आम कार्यकर्ता है उनको भी मोहभंग हो चुके हैं। तो मतलब अगर उनसे लगे कि इस समय सियासत में रहना चाहिए, आज की सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए, कोई मांग करना चाहिए, चाहे जो भी करना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी है या जो साथ देने के लिए तैयार है। अगर ये आम जनता की बात होगी तो ये तो बड़ी एक राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता है, ये तो बड़े स्वाभाविक है कि हम लोग हर पार्टी के अच्छे लोगों को बुलाते हैं। ये तो कांग्रेस ऐसा तो बकाई कांग्रेस तो है ही एक प्लेटफॉर्म, इसमें अगर कोई शामिल हो इसमें हमें क्या ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये जरूर दावा देना चाहते हैं आप कि जब तृणमूल पार्टी बिखर गए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में जिस कगार पर खड़ी है, तृणमूल पार्टी के महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि शिवसेना और एनसीपी की यही हालत की गई थी, लेकिन उनको तो आपकी तरफ से यह ऑप्शन नहीं दिया गया था कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आइए। तृणमूल कांग्रेस के लिए आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं। नंबर 1, इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है 8 तारीख को, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी का ये बयान, आपका गलतफहमी हो रहे हैं। नहीं, कोई आप गलतफहमी है। मैंने कहा तृणमूल पार्टी के आम कार्यकर्ता को, तृणमूल पार्टी के एमएलए को नहीं, तृणमूल पार्टी के आम कार्यकर्ता को मैं ये सलाह दे रहे हैं, अगर सारे तृणमूल पार्टी जिस तरीके से बिखरते जा रहे हैं, तृणमूल पार्टी के नुमाइंदेगण जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की डर से और लुभाते हुए जब नया पार्टी खोलते हुए एकनाथ शिंदे मॉडल अपना रहे हैं, उस समय में ही आम वर्कर है जो अभी तक ईमानदारी से पार्टी, लेकिन अधीर रंजन जी, कार्यकर्ता तो वही जाएगा वहां नेता जाएगा कि अभी भी जनता पार्टी जिस तरीके से नेताओं के अपने पास ले लेती है और अपना कांग्रेस कुनबा बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी से नेता आप ले लीजिए। आपने खुद ही कहा था हर जगह कांग्रेस पार्टी तोड़कर ही तृणमूल कांग्रेस बनाई गई थी। कांग्रेस अब ये रिवर्स का समय आ गया है ना एक तरीके से।
कांग्रेस पार्टी के हर ब्लॉक में नेता है, कांग्रेस पार्टी की हर ब्लॉक में नेता है। नेता मतलब इलेक्टेड मेंबर नहीं, इलेक्टेड मेंबर के अलावा भी नेता तो होते हैं। हमारे हर ब्लॉक में नेता है, उनसे बात करें, उनसे सलाह करे, मशवरा करे और शामिल हो, यही हमारा मांग है, यही हमारा उन लोगों के लिए न्योता भी है। ये आपका यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर रही है, अधीर रंजन जी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीता जी, एक तरफ वो कह रहे थे कि सरेंडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो कार्यकर्ताओं के लिए कहा जा रहा है। प्रसून आचार्य, ये क्या चल रहा है? क्या एक ऑप्शन कांग्रेस को यहां पर नजर आ रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर नीचे चली जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को एक ऑप्शन मिल जाएगा? एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, मीता जी आपके पास भी आऊंगा। आपके नेता अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके, जरा उस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रसून जी, आप बता दीजिएगा कि क्या हो क्या रहा है। स्वेल जी, मैं एक एक करके बताते हूँ। नंबर 1, अगर बीजेपी टीएमसी का संसदीय दल पार्लियामेंट्री पार्टी टूट सकती है जो कहा है, हाँ टूट सकती है। बड़ी खबर, एक मिनट। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को रेजीनगर सीट की ऑफर कर दी है। हुमायूं कबीर जो पार्टी से निकलकर पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, उपचुनाव में ममता बनर्जी को रेजीनगर की सीट की ऑफर कर दिया है हुमायूं कबीर ने। पता नहीं कहां से अचानक हुमायूं कबीर को ये क्या बोला है, वो जरा एक बार सुन लेते। बंगाल के भीतर रोज नया कुछ हो रहा है, जरा एक बार सुन लेते कि हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। दोनों सीट में आज का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में दोनों सीट में जीता, भवानीपुर और नंदीग्राम, और मैं भी रेजीनगर और नौदा जीता। तो नौदा रख दिया, रेजीनगर में रिजाइन कर दिया। तो मैं रेजीनगर में मेरा बेटा को मैं उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। किंतु ममता बनर्जी को चाहिए, ममता बनर्जी को ही मेरे को खास बोलेगी तो मैं ही ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब तो जिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया था वो कह रहे कि अब मैंने रेजीनगर छोड़ दिया है, ममता जी आप वहां पर आ जाइएगा। प्रसून जी आपकी बात खत्म करिए। हाँ ना हुआ क्या, जो टूट सकती है। तो देखिए हुमायूं का बात ऐसे ही है, लेकिन ममता बनर्जी कल जो ऋतुव्रत को 60 विधायक मिले थे, इसका बाद थोड़ा सिचुएशन चेंज हुआ। कई विधायक, मेरा खबर है कम से कम 1 दर्जन विधायक कालीघाट में फोन किया था और फिर ममता बनर्जी को कहा हम लोग को गलत समझा के साइन किया है। एक्चुअली एक प्लेन पेपर में साइन हुआ था, स्पीकर का पास कोई लेटर, कोई टीएमसी का छपा हुआ कोई पैट का लेटर था ही नहीं। तो करीबन, और आज ममता बनर्जी घर से निकले हुए हैं, वो कालीघाट मंदिर जा चुके हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू पे जा चुके हैं। थोड़ा रिलीफ, क्योंकि अभी उसको लग रहा था टूट जाएगा, आज ही भयानक रूप से टूट जाएगा। और सुखेंदु से कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कहीं ना कहीं प्रसून आचार्य खबर दे रहे हैं, उनको अभी भी भरोसा है कि 20 लोग वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 40 लोगों की संख्या रहती है वहां पर। यह भी बड़ी फूट मानी जाएगी प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद स्वयं प्रकाश जी जवाब देंगे। बैक चैनल पे बात हो रहा है, बैक चैनल पे बात हो रहा है, और बैक चैनल से बात हो रही है। बनर्जी और ऋतुप्रताप बनर्जी को तय करना है। ये तो ममता बनर्जी, ऋतुप्रताप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच का द्वंद्व है। ये द्वंद्व कैसे तय होगा, ये तो संविधान के आलोक में तय होगा, किसके पास संख्या है नहीं है। अब सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के यहाँ लौट जाएं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता का कोई विषय नहीं है। इसमें चिंता का विषय ममता बनर्जी के लिए है कि आज अगर मैं प्रसून जी की बात को मान भी लूं, तब भी अगर 40 विधायक उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाते हैं तो इसका साफ संकेत है कि ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी की निर्विवाद नेता नहीं रही, और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भयंकर बगावत जो है वो उनकी पार्टी में है। प्रकाश जी, ये बात तो माननी होगी। बनर्जी का जो भले कारण कोई भी हो, इलाज कैसे होगा, ये बात तो जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, अभी हालांकि थोड़ा सा बयान उनका चेंज हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आइए हमारे पास कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी खुले हैं। देखिए, तारीख तो गवाह है कि दिलेर लोगों को हमेशा धोखे से मारा जाता है। तो षड्यंत्रकारी शकुनी की जो चालें चल रहे हैं, तो ये सब प्लानिंग से चल रहा है। अमित शाह जी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं। मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा उसके बारे में बयान बोलूंगा। वो अपनी मछली पकड़ने बैठे हैं जाल डाल करके, कि कोई मछली हमारे पास भी फंस जाए। उनको ये देखना चाहिए कि आसाम में उनकी बुरी तरह हार हुई है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, आज सेकुलर वोट, आज वोट क्या चीज पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हिंदू हिंदू करके वोट हुआ, और हिंदू वोट और सेकुलर वोट
एक तरफ मुस्लिम वोट मांगा है हुमायूं कबीर ने, एक तरफ हिंदू वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी ने, और एक तरफ सेकुलर वोट था जो डिवाइड हो गया। 4% सेकुलर, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी जरा झगड़ा अलग चल रहा है उधर, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी अलग झगड़ा शुरू हो चुका है, ये अलग एंगल शुरू हो चुका है, जरा आप शांत रहिएगा। मीता जी देखिए क्या बोल रहे हैं, जाल फैला के बैठी है कांग्रेस पार्टी, आपके सहयोगी की हालत जो हो रही है, कांग्रेस पार्टी जाल फेंक रही है। तोड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया था। पर मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। अरे प्लीज आप प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आपको राहुल गांधी ने जब फोन कर दिया, अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है, जब उन्होंने कहा है कि मैं इस विकट परिस्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता क्या कहती है वो सुन लेते हैं ना स्वयं। वजह से आज बंगाल में कांग्रेस की स्थिति है जिनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्जेस ना हो और वो अगर करप्शन का चार्जेस शामिल होना चाहे तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजा खुला है। इस देश का चुनाव करप्शन के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, इस देश का चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, करप्शन मुद्दा ही नहीं है। करप्शन के केसेस अगर होते हैं, स्वयं प्रकाश जी एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको, एक मिनट जरा स्वयं प्रकाश जी शांत करिए उनको। मीता जी आपकी बात खत्म करिएगा। मुझे देखिए आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है आप भी जाल डाल के बैठे हुए हैं। नहीं, पहली बात तो नहीं, ये कोई किसी के लिए कोई जाल नहीं रखा है। देखिए अधीर रंजन चौधरी ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो कार्यकर्ता है जिनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, वो अगर बीजेपी के खिलाफ इस जंग में शामिल होना चाहते हैं तो वो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुला है। इसमें कोई गलत बात नहीं। प्रसून आचार्य, चलिए आखिर में जरा वरिष्ठ पत्रकार से प्रतिक्रिया लिया जाए। करीब यही बात स्वपन दास गुप्ता भी कह चुके हैं कि जो दागी लोग हैं उनको पार्टी में मत लीजिएगा। बीजेपी में भी लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, एक धड़ा ये कहता है कि दागी लोगों को हमारे पास मत लीजिएगा। स्वपन दास गुप्ता थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता से भी बात कर चुके हैं और यही बात कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना एकदम आप बिल्कुल सही बोल रहा है। इसीलिए आज प्रियंका टेब्रियाल दोनों को पार्टी से एक्सपेल किया गया, एक ऋतव्रत बनर्जी, दूसरा संदीपान शाह। क्योंकि संदीपान शाह का पिताजी के खिलाफ बहुत सारे करप्शन का केस है, हम आपका चैनल में पहले भी बताया। और आज प्रियंका टेब्रियाल जो बीजेपी एक लास्ट इलेक्शन ममता के खिलाफ लड़ी थी, आज खुद जाके वो इंटली संदीपन शाह का पास हार गई थी, वो जाके भीड़ इकट्ठा करते हुए ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश जरूर करेगी कि उनकी पार्टी ना टूटे, लेकिन आज की स्थिति में उनके सामने 28 साल में सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आकर खड़ा है। और आज की स्थिति में जो स्थिति नजर आ रही है उससे एक बात साफ नजर आती है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बंगाल की राजनीति की पिक्चर अभी भी बाकी है, तो नजर बनाए रखिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल